नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव जीतने के लिए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाजपत नगर में रोड शो किया और कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज बसोया के लिए वोट की अपील की। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में अमित शाह के रोड शो में पोस्टर बैनर लिए समर्थकों का हुजूम था और ढोल नगाड़े की धूम थी। रोड शो के दौरान अमित शाह हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते रहे। लोग अमित शाह पर फूल फेंकते रहे और अमित शाह भी टोकरी में रखे फूल पूरे रोड शो के दौरान साथ चल रहे समर्थकों पर बरसाते रहे। रोड शो के दौरान नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज भी अमित शाह के साथ थी। इस बार बीजेपी जबरदस्त जोर लगा रही है कि सीट को अपने पक्ष में खींच लिया जाए। केसरिया पगड़ी बांधे और बीजेपी के झंडे उठाए। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो रोड शो में आगे आगे चल रहे हैं। ये अमर कॉलोनी का, लाजपत नगर की अमर कॉलोनी का गुरुद्वारा है। गृह मंत्री अमित शाह संभवतया मत्था टेकने भी भीतर जाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ आज के लिए 40 से ज्यादा जनसभाएं प्लान की, जिनमें कुछ हो सकी, कुछ अभी बाकी हैं। तो इसी रोड शो के दौरान हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो गृह मंत्री अमित शाह का इस समय कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो चल रहा है। भारी भीड़ सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं। काफी देर पहले ये रोड शो शुरू हुआ था और लगातार यहाँ पर दोनों तरफ से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं। अमित शाह जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन इस बार होगा? क्या कारण है? निश्चित रूप से परिवर्तन होने वाला है। झूठ का एक आयुष्य होता है। यहाँ कुछ लंबा ही झूठ जी लिया। 10 साल हो गए, जनता सच जान चुकी है और अब इस बार परिवर्तन करने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया है उसी काम को आप कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने जो वादे किए इसमें कुछ कॉमन जरूर हो सकते हैं, परंतु उन्होंने पूरे नहीं किए। मोदी जी पूरा करेंगे। सर, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से बीजेपी उठा रही है। स्वाभाविक रूप से हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि अन्ना का नाम लेकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़कर राजनीति में आए। सर, एक दूसरी बात ये यमुना नदी को लेकर के कही जा रही है। कल इन्होंने कह दिया कि यमुना में हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा है। चलिए, मैं आज सार्वजनिक सभा में इसका जवाब दूंगा, मगर इनकी बात पर किसी को भरोसा नहीं। एक आखिरी सवाल, कल आपने वहाँ पर संगम में डुबकी लगाई थी, उसको लेकर खड़गे जी ने काफी तीखी टिप्पणी की है। खड़गे जी और क्या कर सकते हैं? दिल्ली में कितना आपको लगता है कि ये 26 साल का वनवास इस बार पक्का समाप्त हो जाएगा बीजेपी का? निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो ये थे साथ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह। उनका पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी का जो वनवास है वो निश्चित तौर पर समाप्त होगा और बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज दिल्ली में धुआंधार प्रचार किया। मंगोलपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं योगी। आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप भी लगा दिए। बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चौहान के प्रचार के लिए मंगोलपुरी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी बता दिया और लगे हाथ बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या से साठगांठ का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विकास की गाड़ी को डबल इंजन की सरकार ही आगे बढ़ा सकती है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वासनगर इलाके में रोड शो किया और पार्टी के उम्मीदवार दीपक सिंगला के लिए वोट मांगा। चुनाव चिन्ह भी होगा, 2 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। इधर उधर वाले बटन देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। बात अब जहर वाली राजनीति की। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यमुना के पानी में जहर वाली सियासत तेज हो गई। यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोपों से भड़के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
केजरीवाल पर हरियाणा की माटी को अपमानित करने का आरोप लगाया और मानहानि का केस करने की बात कही। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? इन बयानबाजियों के बीच आतिशी की शिकायती चिट्ठी पर चुनाव आयोग हरियाणा से रिपोर्ट मांग चुका है। वो रिपोर्ट मिलती उससे पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आतिशी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि हरियाणा ने जानबूझकर यमुना में ज्यादा अमोनिया छोड़ा। बात अब डेरा सच्चा सौदा की। इसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई। रोहतक की सुनारिया जेल से आज तड़के छूटने के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सीधे अपने सिरसा आश्रम पहुंचा। 2017 में बलात्कार के मामलों में सजा होने के बाद ये पहला मौका है जब राम रहीम को डेरा मुख्यालय जाने की इजाजत मिली है। अगले 10 दिन तक वो यहीं रहेगा और बाकी 20 दिन बागपत में। 2017 से अब तक 12 बार राम रहीम को पैरोल या फरलो मिल चुकी है। अब दिल्ली चुनाव से पहले पैरोल दिए जाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, पैरोल के अपने कायदे और सरकार उसी के तहत वो काम करती है। गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा हुई थी। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार युद्ध में आज राहुल गांधी भी कूद गए। उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल गांधी ने पटपड़गंज में रैली कर पार्टी उम्मीदवार अनिल चौधरी के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। राहुल गांधी ने प्रचार अभियान की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना से की। इस मौके पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित भी उनके साथ थे। इसके बाद वो पास की वाल्मीकि बस्ती में लोगों के बीच चले गए। बस्ती में राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और अब बात बागपत हादसे की। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में धार्मिक आयोजन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। भगवान आदिनाथ के निर्माण लड्डू पर्व मनाने के लिए जैन समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालु मान स्तंभ परिसर में जुटे थे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए लकड़ी के मचान पर बड़ी संख्या में लोग चढ़े हुए थे। अचानक मचान टूटकर गिर गया। हादसे के समय मचान के नीचे कई श्रद्धालु मौजूद थे जो इसकी चपेट में आ गए। वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई हैं और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को मेरठ के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। प्रॉपर अनुमति ली गई थी और अब ये जांच का विषय है। स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ, वो जो भी सारी चीज़ होगी आपसे साझा। स्थानीय प्रशासन ने मचान निर्माण में लापरवाही की आशंका जताई और कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिली है, लेकिन शर्तों के साथ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए कस्टडी पैरोल दी है। इस दौरान वो सुबह 6 बजे जेल से निकलेंगे। शाम 6 बजे उन्हें लौटकर जेल जाना होगा। अदालत ने राहत देते हुए जो शर्तें लगाई हैं, उनके मुताबिक ताहिर हुसैन
सार्वजनिक मंचों से अपने केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उन्हें कस्टडी पैरोल का खर्चा खुद ही उठाना होगा और वो अपने घर भी नहीं जा सकेंगे। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली पीठ के आगे दिल्ली पुलिस ने कस्टडी पैरोल दिए जाने का विरोध किया और कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई तो अदालत में जमानत मांगने वालों की कतार लग जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ताहिर हुसैन की रेगुलर बेल पर सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रभावित ना हो, गुण दोष के आधार पर फैसला करे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सोमवार को हुए इमारत हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 10 से ज्यादा घायल हैं। सोमवार शाम तक इस जगह 4 मंजिला इमारत खड़ी थी, लेकिन सूरज डूबने के कुछ देर बाद ही निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर ढह गई। अंदर कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ और डीडीएमए के दस्ते को भी बुलाया गया। बुलडोजर के माध्यम से जो है यहाँ पर जो मलबा है उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। कई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और दमकल की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम शुरू हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग बनकर तैयार थी, उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। वो डेथ हो गई है, उसको 10 लाख का कंपनसेशन देंगे और उसमें जो माइनर है उसमें 5 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है, लेकिन बनकर तैयार एक इमारत इस तरह कैसे जमींदोज हो गई, ये जांच का विषय है। अब बात करोड़ों की काली कमाई करने वाले आरोपी सौरभ शर्मा की। उसके 2 साथियों के साथ आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में आरटीओ का कांस्टेबल रह चुका सौरभ शर्मा लंबे समय से फरार था। सौरभ शर्मा 41 दिन तक सारी एजेंसियों की आंख में धूल झोंकता रहा, लेकिन आज उसकी किस्मत दगा दे गई। हालांकि सौरभ के वकील ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सौरभ शर्मा सरेंडर कर दिया था। आज वो कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित हो रहे थे कि 11 बजे आएंगे। 11 बजे आते तो फिर अगर कस्टडी मांगती लोग तो कस्टडी ले जाते। तो आपने कहा है कि ये जो उन्होंने हिरासत में लिया है तो इलीगल आपने उसको कहा है। इलीगल अरेस्टिंग का आवेदन दे दिया आपने? हाँ दे दिया, दे रहे हैं, अभी टाइप हो रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के साथ उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। 19 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के करीबी चेतन गौर की कार से 11 करोड़ रुपए कैश, 52 किलो सोना और कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज पकड़े थे। सौरभ इसके बाद से ही फरार था। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर मध्य प्रदेश के हरपालपुर में हमला कर दिया गया। ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। कौन है लोग, स्टोरी में देखिए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रही ट्रेन पर हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना झांसी मंडल के हरपालपुर स्टेशन पर रात करीब 1 बजे हुई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के दरवाजे अंदर से बंद थे, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ यात्री गुस्से में आ गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रेन पर पथराव किया और खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। वीडियो के द्वारा जो संज्ञान में आया है, उस मामले में रेलवे अपील करता है श्रद्धालुओं से कि वो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और प्रयागराज मतलब महाकुंभ तक पहुंचने में एक दूसरे का सहयोग करें। इस घटना से रेल यातायात प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें लेट हो गईं। रेलवे अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कल मौनी अमावस्या के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब बात प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या का दूसरा अमृत स्नान है। इस मौके पर संगम त्रिवेणी में कल 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक पहुंचना होगा। इसके अलावा लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाट पर स्नान के खास इंतजाम किए गए हैं। क्राउड कंट्रोल के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं।
संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए 137 पार्किंग प्लेस भी बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुबह 4 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी स्नान करेंगे, फिर दूसरे अखाड़े के साधु संतों का नंबर आएगा। उसके बाद आम लोगों को आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। अखाड़े का स्नान हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। महाकुंभ यानी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के बीच इस बार भारतीय रेल एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। 29 जनवरी को वो तारीख होगी जिस दिन भारत में सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन दूसरा अमृत स्नान भी है। अनुमान है कि इस दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु कुंभ स्नान कर सकते हैं। इनमें से करीब 10% ऐसे होंगे जो ट्रेन से यात्रा कर प्रयागराज पहुंचेंगे। इस खास मौके पर श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे ने 360 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। भारतीय रेल के इतिहास में इतनी ज्यादा स्पेशल रेलगाड़ियां कभी नहीं चली। रेलवे ने प्रयागराज के सभी स्टेशनों से हर 4 मिनट में स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान बनाया है। इनमें से अधिकतर ट्रेन मुख्य जंक्शन से होंगी। रेलवे की तरफ से बताया गया कि विभाग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था महाकुंभ के दौरान भीड़ होगी। इससे निपटने के लिए प्रयागराज में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास का काम करवा लिया गया था। इसी की बदौलत ज्यादा संख्या में ट्रेन चलाना संभव हो रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसी हस्तियों में ब्रिटिश बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन और उनकी फ्रेंड डकोटा जॉनसन का भी नाम शामिल हो गया है। भगवा कपड़े पहनकर महाकुंभ में पहुंचे हॉलीवुड सेलिब्रिटी क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन चर्चा का केंद्र बन गए। इन दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक वीडियो में वो कार में बैठकर श्रद्धालुओं के बीच से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया पर्सन्स और आम लोग इनसे बात करने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में भारत में हैं। भारत में बड़ी फैन फॉलोइंग वाले क्रिस मार्टिन मुंबई और अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। क्रिस मार्टिन म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भारत और भारतीय संस्कृति के लिए कई बार प्रेम और सम्मान दिखा चुके हैं। मुंबई में उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था और अहमदाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर वंदे मातरम गाकर फैंस को खुश कर दिया था। और अब बात मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और रामायण में प्रभु श्री राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल की। उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद बांटा और महाप्रसाद वितरण के लिए अदानी फाउंडेशन और इस्कॉन की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की तारीफ भी की। पत्नी श्रीलेखा के साथ प्रयागराज पहुंचे अरुण गोविल ने पैदल ही घूमकर पूरा कुंभ क्षेत्र देखा। इसके बाद वो संगम तट पर पहुंचे और वहां से स्नान के लिए त्रिवेणी जाने के लिए नाव में सवार हो गए। इस दौरान उन्होंने चिड़ियों को दाना भी खिलाया। त्रिवेणी पहुंचकर अरुण गोविल ने पत्नी के साथ आस्था की पावन डुबकी लगाई। स्नान ध्यान के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे साधु संतों से मिलकर बातचीत की। स्नान और पूजन के बाद अरुण गोविल ने श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया और महाकुंभ में महाप्रसाद वितरण के लिए अदानी ग्रुप और इस्कॉन की तरफ से किए गए प्रयासों की तारीफ भी की। इस्कॉन तो शुरू से ही जाना जाता है इन कामों के लिए और अडानी फाउंडेशन भी साथ में जुड़ा है, तो दोनों मिलकर जैसे कहते हैं ना कि 2+2=4 हो जाते हैं, तो वैसा कुछ हुआ है। दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मानवता का काम है ये। जंगल का कानून कहता है कि जीत उसी की होती है जो दमदार होता है। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाघों की भिड़ंत हो गई। उनकी लड़ाई कुछ ऐसी थी कि देखने वालों की कपकपी छूट गई। टाइगर रिजर्व के सरही जोन में पहले तो ये दोनों साथ साथ घूमते नजर आए, लेकिन अचानक इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। इनमें से एक सिलपुरा मेल टाइगर था और दूसरा था DB2 मेल टाइगर। इन दोनों की लड़ाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जानलेवा लग रही थी।
कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही जोन में जिस वक्त बाघों की ये लड़ाई शुरू हो रही थी, उस समय सैलानियों की गाड़ियां भी आसपास से गुजर रही थीं। लेकिन जैसे ही लड़ाई ने जोर पकड़ा, तमाम गाड़ियों के पहिए थम गए और कैमरे चलने लगे। दोनों मेल टाइगर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी एक का खात्मा तय है, लेकिन बाद में अचानक यूं हुआ कि जिस तरह लड़ाई शुरू हुई थी उसी तरह बंद भी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाघ सुरक्षित हैं। मेल टाइगर्स के बीच ऐसी टक्कर ज्यादातर वर्चस्व के लिए होती है, वो भी जंगल के अंदरूनी इलाकों में। बाहरी हिस्से में ऐसा कम ही होता है।